नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? अंधकार युग तक पढ़ लिए थे, कलचुरी काल का। ठीक है, उसके आगे वाले पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो आप इसका सन याद मत करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेट के बारे में कभी पूछा नहीं गया है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन इसके सीक्वेंस को लेकर के एक बार पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसको कैसे याद करना? बकल तरह सरम करके याद रखना है ना, बकल तरह सरम करके याद रखना। तो देखो, बकल तरह सरम में क्या, ब से बहारेंद्र साय, ठीक है। क से क्या याद रखना, कल्याण साय, ठीक। ल से लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो देखो, बकल तरह सरम करके याद रखना, ये इसके सीक्वेंस को लेकर के। त से तखत सिंह याद रखना, क्या याद रखोगे? तखत सिंह और राज सिंह, ठीक है जी। इतना नाम याद हुआ। जब आक्रमण करेंगे यहां से, ठीक है, तो लास्ट में दो शासक का नाम रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह को याद रखना। तो स से क्या याद रखना? स से सरदार सिंह, या इसको सिरदार सिंह भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। स से क्या याद रखना? सरदार सिंह याद रखना, या सिरेदार सिंह भी इसको बोलते हैं। र से रघुनाथ सिंह, और म से क्या याद रखना लास्ट? मोहन सिंह, क्या याद रखना? मोहन सिंह लास्ट याद रखना जी इसका, ठीक है। तो ये इसके शासक का नाम है। स्टार्टिंग में जब हम लोग अंधकार युग से पहले तक देखे थे, ठीक है, के आर पीजे जे आर और उसके बाद प्रताप महल आ रहा था। तो सीक्वेंस में आप याद रखना, इसको दो पार्ट के आधार पे तैयार कर सकते हो, एक अंधकार युग से पहले का और एक अंधकार युग से बाद का, ठीक है। तो बाद के शासकों को हम लोग कैसे याद करेंगे? बकलतरा सरम करके याद रखेंगे, ठीक है। भारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण सिंह, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह या सिरेदार सिंह, रस रघुनाथ सिंह, और लास्ट में म से मोहन सिंह, ठीक है। तो ये बकल तरह सरम याद रखना, ये आएगा आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब इस एक को हम लोग एक एक को देखते जाएंगे डील से, ठीक है। पढ़ने का क्रम भी वही रहेगा, कुछ इसके निमोनिक्स रहेंगे याद रखने के लिए, ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रहे, ठीक है। तो चलो, किसके बारे में पढ़ेंगे जी? सबसे पहले हम लोग कल्याण साय के बारे में, सॉरी, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? बहारेंद्र साय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? बहारेंद्र साय के बारे में पढ़ेंगे। तो बहारेंद्र साय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ये क्या करता है अपना, जो 200 साल अंधकार वर्ष रहते हैं उसके जस्ट बाद आता है। लेकिन ये एक हिसाब से क्या करता है, रतनपुर को राजधानी ना बचा करके क्या करता है, राजधानी को परिवर्तित करके छुरी कोसगई नामक एक जगह बनाता है, और उस छुरी कोसगई वाले जगह को क्या करता है, अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। तो राजधानी के संबंध में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, किसके संबंध में? राजधानी के संबंध में। तो राजधानी के संबंध में क्या याद रखना? छुरी कोस गई करके याद रखना,
ठीक है, ये कहाँ है जी? कोरबा में। अभी के डेट में ये कहाँ है? कोरबा में। तो एक चीज तो इसका याद रखना है हम लोग को, क्या? राजधानी के बारे में। ठीक है, दूसरा चीज इसमें निर्माण कार्य को याद रखेंगे। ठीक है, क्या निर्माण कार्य किए, ये इंपॉर्टेंट है जी। क्या इंपॉर्टेंट है? इसका जो निर्माण कार्य है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां से क्या प्राप्त होंगे? देखो, यहां से राजधानी चेंज किया तो किसी ना किसी तरीके से उसको ज्ञान होगा। तो यहां से क्या? अभिलेखों के बारे में जानेंगे। अभिलेखों मतलब अभिलेख से समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो एक तो राजधानी परिवर्तन हुआ, छुरी कोस गई कोरबा में, निर्माण कार्य हुआ और अभिलेख की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करने के लिए क्या याद रखेंगे? किलोमीटर याद रखेंगे, है ना? किलोमीटर क्या है जी? दूरी का एक मापक है। ठीक, एम से खत्म हुआ तो एमबी, ये एमबी क्या है? एमबी कंप्यूटर का मात्रक है। तो इसको एक मापन के आधार पे याद रखेंगे, किलोमीटर एमबी, किलोमीटर एमबी। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ये इसी के आधार पे आपके जो निर्माण कार्य हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे जी। ठीक है, और इसका जो एक मंत्री रहेगा उस मंत्री को भी याद रखेंगे। ठीक है, मंत्री माधव करके रहेगा, उसको याद करेंगे यहाँ से। ठीक, क्लियर? समझे क्या? इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, इसके जो है 3 अभिलेख टोटल प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने अभिलेख? इसके अभिलेख के संबंध में देखोगे तो इसके टोटल 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक अभिलेख कहां से प्राप्त होगा? एक अभिलेख रतनपुर से, रतनपुर से, और इसके 2 अभिलेख जो हैं वो छुरी कोसगई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त होंगे जी? छुरी कोसगई से 2 अभिलेख प्राप्त होंगे। एक अभिलेख कहां से प्राप्त होगा? एक आपके रतनपुर से, और एक आप 2 आपका कहां से प्राप्त होगा जी? छुरी कोसगई से प्राप्त होगा। ठीक है, कहां से प्राप्त होगा? छुरी कोसगई से प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, क्या याद करवाया था मैं इसका? किलोमीटर एमबी करके याद करवाया था क्या? ठीक है, किलोमीटर एमबी करके याद करवाया था। तो कोसगई से क्या प्राप्त होगा? इसने कोषागार की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन ये रतनपुर जो है यहाँ से एक शिलालेख प्राप्त होंगे, इससे 2 जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक, चलो सबको समराइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो किसके बारे में पढ़ेंगे जी हम लोग? बहारेंद्र साय के बारे में देखेंगे, है ना? बहारेंद्र साय के बारे में देखेंगे तो पॉइंट वाइज देखते जाते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके राजधानी पे चर्चा किया जाएगा। तो राजधानी कहां बसाएगा जी? ये छुरी कोसगई में। छुरी कोसगई ये कहाँ है? कोरबा में। इसको याद कैसे रखना बोला हूं मैं? किलोमीटर एमबी करके याद रखना बोला हूं। ठीक है, तो ये क्या है इसको समझते हैं हम लोग, किलोमीटर एमबी। सबसे पहले तो इसके राजधानी के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके संबंध में 2 अभिलेख कहां से प्राप्त होंगे? कोसगई से, और एक अभिलेख कहां प्राप्त होंगे जी? रतनपुर से। ठीक है, 3 अभिलेख प्राप्त होंगे। 2 अभिलेख कहां से प्राप्त होगा जी? कोसगई से, और एक कहां से प्राप्त होगा? रतनपुर से। ठीक है, कहां से प्राप्त होगा? रतनपुर से। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, तो रतनपुर से 2 साक्ष्य मिलते हैं। रतनपुर से क्या मिलेंगे? 2 साक्ष्य मिलेंगे, या 2 इसके कार्य रहेंगे। एक क्या करेगा ये, इसके आधार पे, रतनपुर अभिलेख के आधार पे क्या प्राप्त होता है कि ये महामाया मंदिर जो है, केएम करके याद किए थे ना, एमबी करके याद किए थे, देखो इसी एमबी का यहाँ पे यूज करना है। एम मतलब क्या? महामाया मंदिर, महामाया मंदिर के सभागृह का क्या करेगा? ये जीर्णोद्धार करेगा। सभागृह का जीर्णोद्धार।
ठीक है जी। अब ये किलोमीटर क्या है उसको भी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, महामाया मंदिर के सभागृह का क्या करेगा, जीर्णोद्धार करेगा, ठीक है। बी से क्या, बहरैया तालाब का निर्माण करेगा। बी से बहरैया तालाब क्या करेगा जी, बी से बहरैया तालाब का निर्माण। किस शिलालेख के अनुसार, रतनपुर शिलालेख के अनुसार, ठीक है। समझ में आया। तो दो अभिलेख, देखो इसके राजधानी के बारे में एक क्वेश्चन बनेगा, एक अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन बनेगा और एक निर्माण कार्य से, ठीक है। तो अभिलेख से दो अभिलेख का किसका प्राप्त हुआ, कोसगई का। एक अभिलेख किसका प्राप्त हुआ जी, रतनपुर का। और इस रतनपुर से क्या प्राप्त होता है कि ये क्या महामाया मंदिर के सभागृह का क्या करेगा, जीर्णोद्धार करेगा। दूसरा क्या करेगा, बहरैया तालाब का निर्माण करवाएगा, ठीक है। तो बहरैया तालाब का निर्माण करवाएगा और एक महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार कराएगा। तो ये दो जानकारी प्राप्त होगी अभिलेख से, ठीक है। ठीक, अब इसके निर्माण कार्य को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो किलोमीटर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये तो हो गया एमबी करके। अब देखो केएम से क्या याद रखेंगे, केएम से एक के से क्या करेगा, कोषागृह का, या कोषा जो कोषागृह है ना, कोषगृह बोलेंगे, इसके संबंध में एक मंत्री भी नियुक्त करता है, ठीक है। मंत्री माधव क्या करेगा जी, मंत्री माधव को नियुक्त करेगा, ठीक है। तो इसके निर्माण कार्य के संबंध में जब आप देखोगे तो ये कोषागार का स्थापना कराएगा, ठीक है। और कोसगई मंदिर का निर्माण करवाएगा, कहाँ पे, चैतुरगढ़ में, ठीक है। चैतुरगढ़ मतलब वही छुरी कोसगई वाला इलाका है। तो यहां से देखो क्या याद रखेंगे, केएम, ठीक है। तो एम से क्या याद रखेंगे, एम से इसके मंत्री के बारे में। तो मंत्री कौन है, एम से माधव, माधव क्या है इसका, मंत्री है जी, ठीक है। अब चलते हैं निर्माण कार्य को देख लेंगे। निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य में तीन चीज का निर्माण करवाता है। कितने चीज का, तीन चीज का निर्माण करवाएगा। सबसे पहले तो ये के को ही देखेंगे, के मतलब क्या है जी, एक कोषागार का निर्माण करवाएगा, है ना। कोषागार का निर्माण या कोषागृह का निर्माण करवाएगा, ठीक। कहाँ पे, उसकी राजधानी कोसगई में, ठीक। उसकी राजधानी कोसगई में, पहला चीज। दूसरा चीज ये क्या करेगा, के से ही याद करेंगे, ठीक है। कोषागृह बना रहा है कहाँ पे, कोसगई में। तो कोसगई एक नगर बसाएगा, तब तो वहां पे उसको राजधानी डिक्लेयर करेगा, कोसगई मंदिर, ठीक है। एक नगर बसाएगा, उस नगर में क्या होगा, मंदिर होगा। तो कोसगई मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है। एक तो किसको निर्माण करवाया, कोषागार का, एक कोसगई मंदिर का, और एक किसको, कहाँ पे ये सब निर्माण करवा रहा है, एक किला में। कौन सा किला, जो आप चैतुरगढ़ का किला पढ़ते हो, चैतुरगढ़ के किले में, ठीक है। चैतुरगढ़ का किला, समझ में आया क्या। तीन निर्माण कार्य करवाएगा। केएम से हम लोग याद रखेंगे, तो के से कोषागार और कोसगई मंदिर। एम से क्या याद रखेंगे, उसका मंत्री माधव। चैतुरगढ़ का किला अलग से याद रखना, ठीक है। कहाँ पे, चैतुरगढ़ का किला। तो ये निर्माण कार्य हो गया। तो एक समरी देखो, बहारेंद्र शाह के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहारेंद्र शाह के बारे में क्या पढ़ा, के एम एम बी करके याद किए, ठीक है। क्या याद किए, के एम एम बी। सबसे पहले तो इसके राजधानी के बारे में देखेंगे। राजधानी किसको बनाएगा, छुरी कोसगई को। किसको बनाएगा, छुरी कोसगई को बनाएगा, ठीक है।
ठीक, अब इसमें अभिलेख प्राप्त होगा। अभिलेख क्या प्राप्त होगा जी? 3 अभिलेख प्राप्त होगा, है ना। टोटल 2 अभिलेख कहाँ से? 2 अभिलेख आपके प्राप्त होगा कोसगई से। एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त होगा आपका? रतनपुर से। इसी रतनपुर से 2 चीजों की जानकारी मिलती है, ठीक है। 2 चीज कौन सा? एमबी का ये निर्माण करवाएगा, ठीक। एमबी मतलब महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाएगा। बी से बहरैया तालाब का निर्माण करवाएगा, ठीक है। बी से बहरैया तालाब का निर्माण करवाएगा। अब ये केएम क्या है? केएम इसके निर्माण कार्य से संबंधित देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? निर्माण कार्य से संबंधित। एम से माधव इसका मंत्री रहेगा। कोसगई मंदिर का निर्माण करवाएगा और उस मंदिर में कोषागार मतलब उसी कोसगई में कोषागार का स्थापना करेगा। और एक चैतुरगढ़ अलग से याद रखना, ठीक है। चैतुरगढ़ का किला, चैतुरगढ़ का किला। तो ये आप क्या कर सकते हो? एक शॉर्ट फॉर्म करके उसको याद कर सकते हो बहारेंद्र शाह के बारे में, ठीक है। समझ में आया? बहारेंद्र शाह के बारे में समझ में आया क्या? अब इसके बाद राजा कौन बनेगा जी? बहारेंद्र शाह के बाद उसका बेटा कल्याण शाह बनेगा, है ना। देखो डेट उतना जरूरी नहीं है, इसमें जो कार्य होता है, राजधानी परिवर्तन होता है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा राजा किसके बारे में हम लोग देखेंगे? कल्याण शाह के बारे में। किसके बारे में? कल्याण शाह के बारे में देखेंगे। अब देखो कल्याण शाह के बारे में 4 चीज से जानकारी मिलेगी, ठीक है। कल्याण शाह से 4 चीजों से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। किसी में ये कहा जाएगा कि ये किसका, जब आप अकबर शासन कर रहा था तो उसके शासन काल में गया था। कोई बोलेगा जहांगीर के दरबार में गया था, 8 वर्षों तक उसको नजरबंद रखे थे, है ना। एक गोपल्ला गीत रहेगा, उसके अनुसार कोई अलग बोलेगा, ठीक है। तो ये सब का स्टेटमेंट अलग अलग आता है। इसके संबंध में 4 तथ्य देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका तथ्य आधार क्या है? किसी एक का देखने को मिलेगा, किसी एक का देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जहांगीर की आत्मकथा में ये बोला जाता है कि ये 8 वर्षों तक उसके दरबार में था, उसको नजरबंद कर दिए गए, ठीक है। ये तो एक जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ और जानकारी इसके बारे में दिया जाएगा जिसका कोई प्रमाण नहीं रहेगा, लेकिन किंवदंती के आधार पे उसको क्या कहा जाता है? माना जाता है कि ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसके संबंध में 4 जानकारी प्राप्त होती है कल्याण शाह के बारे में। तो बेसिकली इसको हम लोग भी कोड से ही याद करेंगे, ठीक है। कोड से कैसे याद करेंगे? देखो ABCD पढ़ते हो ना, तो बी सी को नहीं लेना है, ई, ठीक है, डी ई जे करके आओ, ठीक है। देखो ये आसानी से याद हो जाएगा। सी को नहीं लेंगे, ए सी को नहीं लेंगे। देखो याद कैसे करोगे? बी सी नहीं लेना है ना। उसके बाद डी ई जे, ठीक है। डी ई जे करके याद रखना, ठीक। तो देखो कल्याण शाह के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कल्याण शाह के बारे में पढ़ना है। इसके संबंध में एक कोड याद रखना, क्या? डी बी डी ई जे, ठीक है। इसी जे से क्या याद रखना? 2 चीज और, जे एल और जे आर, ठीक है। जे एल और जे आर याद रखना। अब ये क्या है, सब धीरे धीरे याद होते जाएगा, है ना। जे एल क्या है और जे आर क्या है, ठीक। तो देखो कल्याण शाह के बारे में पहले तो ये 4 चीज से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। कल्याण शाह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और ले लेते हैं। कल्याण शाह जो है, इसके शासन काल में क्या होता है जी? इसके शासन काल में एक राजस्व के मंडला के जो राजस्व अधिकारी हैं उसके साथ बहस हो जाता है। किसका? कल्याण शाह का। किसके संबंध में? राजस्व के संबंध में, ठीक है। तो मंडला के राजस्व अधिकारी जो रहेंगे, ठीक है, किसका किसका? कल्याण शाह का। कल्याण शाह का किसके साथ होगा जी? मंडला के राजस्व अधिकारी।
इन दोनों के बीच क्या होता है, राजस्व संबंधी विवाद हो जाता है। राजस्व संबंधी क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। किसका किसका, जो कल्याण सहाय है उसका, किसके साथ, मंडला के जो राजस्व अधिकारी हैं उसके साथ, किस संबंध में, राजस्व संबंधी विवाद हो जाएगा। ठीक है, किसका, कल्याण सहाय का जी। तो इसके टाइम पे क्या होता है, जब यहाँ इन दोनों के बीच विवाद होता है तो अलग अलग किंवदंती के आधार पर ये साक्ष्य मिलेंगे कि ये कहाँ जाएगा, जहांगीर के दरबार में जाएगा या अकबर के दरबार में जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच विवाद हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, अकबर के दरबार में इसको उपस्थित किया जाएगा, अकबर के दरबार में उपस्थित किया जाएगा और 8 वर्षों तक इसको क्या, राजस्व संबंधी जानकारी दी जाएगी, है ना, जानकारी दी जाएगी, या उसके प्रबंधन में या मैनेजमेंट की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, किसको, अकबर के दरबार में जाएगा, 8 वर्षों तक कैद रहेगा, मतलब नजरबंद कर दिया जाएगा और उसको राजस्व संबंधी जानकारी दी जाएगी या उसके प्रक्रिया से उनको क्या कराया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, राजस्व संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा जी। क्लियर, समझ में आया क्या, ठीक। अब देखो इसको हम लोग याद करेंगे जी। ठीक है, बी डी ई जे क्या है, जे एल और जे आर क्या है। पहले तो ये बेसिक समझो कि एक कल्याण सहाय का एक राजा था जो क्या करेगा, मंडला के राजस्व अधिकारी के साथ उसका विवाद होगा। विवाद किस संबंध में होगा, राजस्व संबंधी विवाद होगा। अब उसको कहाँ लिया जाएगा, मुगल दरबार में प्रस्तुत किया जाएगा। अब उसके संबंध में अलग अलग जो 4 तथ्य दिखाया जाएगा, उस 4 तथ्यों को हम लोग याद करेंगे। इतना जानने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि ये क्या करेगा, कुछ निर्माण कार्य करवाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे याद करेंगे, बी डी ई जे, जे एल और जे आर। ठीक है, जे एल और जे आर, तो ये क्या है, 4 कहानियां हैं इसके संबंध में, 4 किंवदंती हैं, लेकिन ये क्या है, उसका निर्माण कार्य है जी। ठीक है, क्या कराएगा, निर्माण कार्य कराएगा। निर्माण कार्य जे एल। ठीक है, तब जे और एल क्या है ये देखेंगे हम लोग। तो जे से क्या याद रखना, जगन्नाथ स्वामी मंदिर को निर्मित कराएगा, ये निर्माण करवाएगा। जगन्नाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, किसको निर्मित करवाएगा, जगन्नाथ स्वामी मंदिर को ये क्या कराएगा, निर्मित कराएगा, उसको निर्माण करवाएगा। कहाँ पे, जो गज किला है, गज किला में। ठीक है, गज किला में जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाएगा। एल से क्या याद रखेंगे, एक लालपुर नामक नगर को बसाएगा, लालपुर नगर को स्थापित करेगा। ठीक है, तो इसका 2 चीज याद रखना, जे एल जे आर। ठीक है, तो जे एल से देखो, पहले जे एल से क्या, जगन्नाथ स्वामी मंदिर को ये क्या कराएगा, निर्माण करवाएगा। कहाँ पे, गज किला में। एल से क्या याद रखना है, लालपुर नगर को ये बसाएगा। किसको बसाएगा, लालपुर नगर को बसाएगा। ठीक है, कहानी यहां तक समझ में आया क्या। एक व्यक्ति था जिसका राजस्व के मंडला अधिकारी जो है उसके साथ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उसको मुगल दरबार पेश करना है। मुगल दरबार पेश करने से पहले उसके संबंध में 4 जानकारी, हम लोग 4 अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी कि किसके दरबार में ये पेश हुआ था और क्या सीखा था या क्या किया था। ठीक है, उससे पहले कुछ निर्माण कार्य करता है ये, तो उसको जेएल करके याद किए थे। जे से जगन्नाथ स्वामी मंदिर को निर्माण कराएगा, एल से लालपुर नगर को बसाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो बी डी ई जे करके याद करेंगे। ठीक है, तो पहले बी से देखो, बाबू रेवाराम के अनुसार। किसके अनुसार, बाबू रेवाराम। ठीक है,
डी मतलब देवार गीत, देवार गीत के अनुसार, ठीक है। एक बाबू रेवाराम, एक देवार गीत के अनुसार, ठीक है। ई से और जे से, ठीक है। ई से क्या याद रखना, ई से इतिहास समुच्चय, लेकिन किसका, शिवदत्त शास्त्री का, शिवदत्त शास्त्री का, या शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय से, ठीक है। शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। एक जे से क्या याद रखना, जहांगीर की आत्मकथा, किसके अनुसार जी, उसकी स्वयं की आत्मकथा के अनुसार, जहांगीर के, ठीक है। तो ये चार आधार पे इसके बारे में चार जानकारी प्राप्त होगी। किसके बारे में, जो कल्याण सा है, ठीक है, कल्याण साय है, इस कल्याण साय के बारे में चार जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है, चार लोगों के द्वारा। एक तो बाबू रेवाराम के अनुसार क्या बोला जाएगा कि इसके बीच विवाद हुआ और 8 वर्षों तक ये कहा गया, अकबर के दरबार में गया, ठीक। तो बाबू रेवाराम क्या बोलते हैं, ये अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुआ था, कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक रहा, ठीक है। और राजस्व संबंधी जो प्रक्रिया है उसको अवगत करवाया, फिर अकबर ने उसको वापस कहाँ भेज दिया, अकबर ने उसको वापस छुरी कोसगई भेज दिया, ठीक है। किसके अनुसार, बाबू रेवाराम के अनुसार। तो बाबू रेवाराम के अनुसार क्या बोला जाता है जी, जो अकबर है वो 8 वर्षों तक किसके दरबार में, जो अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक क्या करेगा, राजस्व संबंधी प्रक्रिया से अवगत करेगा, है ना। किससे, राजस्व संबंधी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से इसको अवगत करवाया जाएगा। जानने के बाद इसको क्या किया जाएगा, वापस अपने जो प्रदेश है कोसगई वहां पे उसको भेज दिया जाएगा, किसके, बाबू रेवाराम के अनुसार। लेकिन इसका वक्तव्य इन्होंने ये किस आधार पे दिया है, ठीक है, किस आधार पे दिया है ये पता नहीं चलता, किस आधार पे दिया वो प्रमाणित नहीं है, ठीक है। किस आधार पे दिया ये वक्तव्य, ये प्रमाणित नहीं है, किसके अनुसार, बाबू रेवाराम के अनुसार। क्लियर, एक चीज समझ में आया। दूसरा देखो देवार गीत, ठीक है। तो देवार गीत के अनुसार जो गोपल्ला देव हैं, किसके अनुसार, देवार गीत के अनुसार, जो गोपल्ला गीत में, देवार गीत के अनुसार, देवार गीत कौन सा है, गोपल्ला गीत, गोपल्ला गीत। इस गीत के अनुसार क्या होता है जी, ये राजा अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुए, सॉरी, ये जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुए, ये देखने को मिलता है, ठीक है। जहां देवार गीत के अनुसार जो गोपल्ला गीत है, देवार गीत मतलब कौन सा, गोपल्ला गीत, इसके अनुसार ये जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत होते हैं, जहांगीर के दरबार में कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक, ठीक है। 8 वर्षों तक प्रस्तुत होते हैं और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। फिर शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय के अनुसार क्या देखने को मिलेगा, एक वीर रहेगा, वीर का नाम क्या रहेगा, इसी गोपल्ला गीत का जो वीर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गोपाल राय या गोपल्ला वीर कहा जाएगा, गोपल्ला वीर, या इसी को क्या बोला जाएगा, गोपाल राय, ठीक। गोपल्ला वीर या गोपाल राय ये क्या करता है, वहां करतब दिखाने जाता है, कुश्ती या पहलवानी करता है, ठीक है। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में जा करके वहां पहलवानी करता है, ठीक है। तो पहलवानी करने के आधार पे क्या करेगा, वो राजा को खुश कर देता है जी, किसको, जहांगीर को।
तो बदले में जहांगीर क्या बोलता है, आपको जो मांगना है, भाई राजा लोग मस्त मौला अंदाज में रहेंगे, है ना, उनको अगर उनके मन को प्रसन्न कर दिए तो जो मांगो ये वाला वरदान तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये गोपल्ला वीर को या गोपाल राय को भी क्या बोलते हैं, जो मांगना है मांगिए, है ना, आपको मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो कल्याण साय है, इनके 8 वर्षों तक इनके दरबार में क्या है, उपस्थित हैं, है ना, राजस्व संबंधी मामले की जानकारी ले रहे हैं। तो उसको क्या बोलता है, उसको छुड़ा देते हैं, वहां से रिहा करता है, ठीक। और बदले में जो इस क्षेत्र में कर है, उस कर या टकोली को भी ये क्या कर देता है, समाप्त करवा देता है, ठीक है। तो जो कर है, कर भी माफ करवा लेता है, और अपना जो राजा है उस राजा को भी छुड़ा करके ले जाता है। कौन, गोपल्ला वीर या गोपाल राय। ये किसके अनुसार है, शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय के अनुसार। जहांगीर की आत्मकथा में, उसके खुद के आत्मकथा में क्या बताया जाएगा, ये 8 वर्षों तक राजस्व संबंधी मामले को सीखने के लिए उसको यहाँ पे उसके दरबार में प्रस्तुत करवाया गया था, ठीक, समझ में आया। तो ये 4 लोग अलग अलग आधार पे बताएंगे कि गोपाल राय के अनुसार, है ना, मतलब जो कल्याण साय है वो किसके दरबार में रहेंगे, क्या करेंगे, ठीक। तो एक ही जगह आप याद रखना अकबर, एक ही जगह अकबर याद रखना बाबू रेवाराम का। बाकी तीनों जगह क्या आएगा, वो बाकी तीनों आधार पे क्या बताते हैं कि ये बताते हैं कि इनके संबंध में ये जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही कल्याण साय आता है, ठीक है। एक चीज खाली याद रखना, अकबर वाला जो बाबू रेवाराम है ना, इसीलिए आपको देखो ए बी करके याद करवाया था, है ना। तो इसके संबंध में ही बस ये याद रखना, ये अकबर के दरबार में प्रस्तुत होगा, बाकी 3 जितने हैं उसके संबंध में सब जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत होगा, ठीक है। कितने वर्षों तक रहेगा, 8 वर्षों तक। क्या करेगा, राजस्व संबंधी मामला सीखेगा। अब देखो राजस्व संबंधी मामला सीख गया, तो लास्ट में एक कोड और याद करवाया था, जे आर करके याद करो, है ना, जे आर करके याद करवाया था। तो ये क्या करेगा, राजस्व की जमाबंदी जो प्रणाली है उसको ये क्या करेगा, लागू करेगा, ठीक। और एक राजस्व पुस्तिका लागू करेगा। तो जे से क्या याद रखेंगे, जे से जमाबंदी प्रणाली, ठीक है। किसको लागू करेगा जी, जमाबंदी प्रणाली को लागू करेगा। और आर से राजस्व पुस्तिका, राजस्व पुस्तिका। पहले लोग राजस्व पुस्तिका लिखते नहीं थे, लेकिन ये क्या किया जी, राजस्व के संबंध में जानकारी हासिल कर लिया, इसीलिए ये क्या करेगा, एक बही खाता टाइप का क्या करेगा, राजस्व पुस्तिका जारी करेगा। लेकिन जो प्रथम रूप से देश बही खाता जारी करेगा वो लक्ष्मण साय करेगा, ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आया। तो जे से जमाबंदी प्रणाली, आर से राजस्व पुस्तिका, ठीक है। तो जमाबंदी प्रणाली में क्या करेगा, गढ़ व्यवस्था की शुरुआत इसी का आधार बनेगा, ठीक है। जमाबंदी प्रणाली में ये क्या करेगा, जो गढ़ व्यवस्था है, गढ़ व्यवस्था को लागू करेगा। कौन सी व्यवस्था को जी, गढ़ व्यवस्था को लागू करेगा। किस प्रणाली के आधार पे, जमाबंदी प्रणाली के आधार पे गढ़ व्यवस्था की शुरुआत करता है, ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब एक पुस्तिका हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, राजस्व पुस्तिका के बारे में। तो देखो राजस्व पुस्तिका के बारे में क्या जानकारी मिलेगी कि इसमें जो देखो इसके 2 क्षेत्र होते थे, एक खालसा क्षेत्र होता था, है ना, खालसा क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से, जब हम लोग इसके शासन व्यवस्था में चर्चा करेंगे तो इसका जो खालसा क्षेत्र था वो प्रत्यक्ष रूप से इसके नियंत्रण में था, है ना, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में था। प्रत्यक्ष रूप से इसके नियंत्रण में था। और एक कौन सा था, जमींदारी क्षेत्र, जो जमींदार के नियंत्रण में था, है ना, जमींदार के नियंत्रण में था। लेकिन वहां से जो राजस्व प्राप्त होता था उसके बाद फिर ये ट्रांसफर किसको करता था जी, किनको करता था, जो कलचुरी राजा है उनको करता था, ठीक है। तो इसका जो 2 क्षेत्र है, एक खालसा क्षेत्र और एक जमींदारी क्षेत्र। तो इस राजस्व पुस्तिका से क्या प्राप्त होता है कि जो खालसा क्षेत्र है वहां से ही 6.5 लाख रुपए का
राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, कितने का? 6.5 लाख का राजस्व प्राप्त होता है। किस पुस्तिका से पता चला? राजस्व पुस्तिका से पता चला। ठीक है, तो इसने दो व्यवस्था लागू किया, एक तो जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत किया और एक राजस्व पुस्तिका निकाला। राजस्व पुस्तिका से क्या प्राप्त हुआ कि ये जो खालसा क्षेत्र है वहां से ही 6.5 लाख रुपया का इसको कर प्राप्त हो रहा है। जमाबंदी प्रणाली में क्या व्यवस्था का शुरुआत हुआ? जो गढ़ व्यवस्था है, गढ़ व्यवस्था की शुरुआत किससे हुई? जमाबंदी प्रणाली से हुई, या उसका अस्तित्व ही कहां से आया? जमाबंदी प्रणाली से हुआ। ठीक, समझ में आया? और राजस्व पुस्तिका के आधार पे या गढ़ व्यवस्था के आधार पे जो रतनपुर क्षेत्र है, ठीक, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, तो इस 18 36 गढ़ों के आधार पे अभ्रंशित होकर लास्ट में वो क्या बनाएगा? छत्तीसगढ़ बनाएगा। ठीक है, ये सब कहां से पता चलती है? उसकी राजस्व पुस्तिका से पता चलती है और गढ़ व्यवस्था से। ठीक है, तो ये पूरा खत्म होता है इसके बारे में। किसके बारे में? कल्याण साय के बारे में। ठीक है, तो कल्याण साय के बारे में हम लोगों ने समझा क्या? बी डी ई जे करके याद किए। ठीक है, बाबू रेवाराम, किसके बारे में? बाबू रेवाराम। डी से क्या याद किए? देवार गीत। ई से इतिहास समुच्चय से, इतिहास समुच्चय। ठीक है, और जे से जहांगीर की आत्मकथा। ठीक, बाबू रेवाराम। इससे बस अकबर के बारे में जानकारी मिलेगी, इससे बस अकबर के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, बाकी तीनों के आधार पे कहां से मिलेगी? जहांगीर के अनुसार। ये अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक उपस्थित होगा, बाकी ये जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये बी डी ई जे याद हो गया। अब यहां से हम लोग दो चीज और याद करेंगे, जे एल और जे आर। ठीक है, एक क्या याद करेंगे? जे एल और जे आर। ये क्या है? जे एल क्या है? निर्माण का कार्य है जी, और ये राजस्व संबंधी मामला है। भाई यहाँ 8 साल तक क्या उसी के बारे में सीखा है, आकर के वही तो इम्प्लीमेंट करेगा, है ना? तो जे से यहाँ पे देखना क्या? जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? जो कोसगई वाला किला है ना, वहां पे। अब देखो एल से क्या याद करेंगे? एल से लालपुर, लालपुर नगर का निर्माण करेगा, लालपुर नगर का निर्माण करेगा। जे आर से क्या याद रखने के लिए बोला हूं? जे आर से, जे से क्या करेगा? ये जमाबंदी प्रणाली, है ना? जमाबंदी प्रणाली। इस जमाबंदी प्रणाली के आधार पे क्या बांटता है जी? ये गढ़ व्यवस्था का यहाँ पे शुरुआत होता है। किस व्यवस्था का शुरुआत होता है? गढ़ व्यवस्था का। आर से क्या याद रखेंगे? आर से राजस्व पुस्तिका। आर से क्या याद रखेंगे? राजस्व पुस्तिका। ठीक, आर से क्या याद रखना जी? राजस्व पुस्तिका के संबंध में। तो इस राजस्व पुस्तिका से जानकारी क्या मिलेगी? 6.5 लाख रुपया। ठीक, 6.5 लाख रुपया प्राप्त होगा कहां से? खालसा क्षेत्र से।
ठीक है। और इसी गढ़ व्यवस्था से ही क्या, रतनपुर में उत्तर में 18 गढ़ और नीचे 18 गढ़, शिवनाथ नदी है ना, तो ये बांटे गए इस आधार पे। ठीक है। जिसमें क्या करेगा, बंदोबस्त व्यवस्था में इसी को आधार बनाएगा, उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ शिवनाथ नदी के। ठीक है। आधार किसको बनाएगा, इसी राजस्व पुस्तिका से। ठीक, तो ये कल्याण सहाय के बारे में इतना याद रखना है। ठीक है। तो ये दो चीज आपको समझ में आया क्या, एक किसके बारे में हम लोग समझे, बहारेंद्र सहाय के बारे में, और एक कल्याण सहाय के बारे में। अब देखो ये लक्ष्मण सहाय के बारे में, लक्ष्मण सहाय उतना कुछ ज्यादा करेगा नहीं, है ना। लक्ष्मण सहाय के बारे में एक ही चीज याद रखना, ये क्या करेगा, देश बही खाता। ठीक है, ये क्या करेगा, देश बही खाता, पहले ही बताया मैं, देश बही खाता नामक जो पुस्तिका है उस पुस्तिका को तैयार किया। ठीक, तो यहां से एक ही जानकारी मिलेगी, एक देश बही खाता जो लेखा पुस्तिका है उसको क्या करता है, तैयार किया, देश बही खाता पुस्तिका को तैयार किया। देश बही खाता पुस्तिका को क्या करेगा, ये तैयार करेगा, कौन, लक्ष्मण सहाय। ठीक है, समझ में आया। इसके बारे में एक ही चीज जानकारी मिलेगी और एक ही चीज को याद रखना है। अब यहां से कहानी थोड़ा टर्न अराउंड लेता है, कैसे, तखत सिंह के बारे में देखेंगे, है ना। क्या याद रखेंगे, तखत सिंह के बारे में याद रखेंगे। अब ये तखत सिंह क्या करेगा जी, देखना, तखत सिंह के बारे में जब जानकारी मिलेगी तो इसको एक कोड के आधार पे याद रखना, है ना। कोड क्या के याद रखना, जेब में खत करके याद रखना। देखो एक खत है, एक चिट्ठी है, एक लेटर है, तो उसको किसमें, जेब में ही रखोगे, है ना। तो जेब में खत करके याद रखना, जेब में खत करके याद रखना। अब ये है क्या, जेब से क्या याद रखना, ये एक चीज पूछता है यहां से ना, तो ये किसके समकालीन था जी, औरंगजेब का समकालीन था। किसका समकालीन था, औरंगजेब का समकालीन था। किसका समकालीन था, पहला चीज ये याद रखना, औरंगजेब का समकालीन था। ठीक है। खत से क्या याद रखना, ये क्या बसाएगा, नगर बसाएगा, नगर बसाएगा, है ना। उस नगर का नाम क्या है जी, खत, मतलब खुद के ही नाम से क्या बनाएगा, तखतपुर। क्या बसाएगा, अपने ही नाम से क्या करेगा, एक नगर बसाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, तखतपुर। ठीक है। तो जेब में खत करके तखत सिंह को याद रखना, जेब में खत मतलब जेब से औरंगजेब का समकालीन, खत से क्या याद रखना, तखतपुर नाम का एक क्या बसाएगा, नगर बसाएगा। ठीक, अब इसका याद रखना, तखत सिंह का क्या याद रखोगे जी, ये क्या था, तखत सिंह जो था वो पुत्र विहीन था। ठीक है, पुत्र विहीन था, मतलब पुत्र विहीन था, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका पुत्र नहीं था जी, है ना, पुत्र नहीं था। कौन नहीं था, तखत सिंह। तो इसने अपने स्त्री का क्या करवाया, स्त्री का नियोग प्रथा। ठीक है, नियोग प्रथा से एक पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक, राज सिंह नाम का, राज सिंह के जन्म में एक राज है ना, याद रखे रहना ऐसा करके, राज सिंह के जन्म में एक राज है। ठीक है, तो स्त्री के नियोग प्रथा के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई, कौन सा, राज सिंह। ठीक है, पुत्र विहीन था, अपनी स्त्री का नियोग प्रथा से एक पुत्र प्राप्त किया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, राज सिंह बोलते हैं। ठीक है, तो कलचुरी का जो अगला शासक कौन बनेगा,
तखत सिंह के बाद उसका बेटा राज सिंह, है ना। कौन बनेगा? राज सिंह बनेगा जी। ठीक, राज सिंह बनेगा। क्लियर। अब देखो राज सिंह के बारे में एक चीज याद रखना, कौन कौन सा निर्माण कार्य करवाया है इसके बारे में याद रखना, ठीक है। तो राज सिंह के बारे में देखो, वो स्टोरी तो हम लोग याद करेंगे ही करेंगे, है ना। कैसे ये पुत्र विहीन होगा, फिर इसका पुत्र मरेगा, फिर कौन शासक बनेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये याद रखना, राज सिंह के जन्म में भी एक राज है करके याद रखना। तो इसकी जो माता है ना, उसका नियोग प्रथा से इस पुत्र को प्राप्ति की थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे राज सिंह के बारे में। ठीक, तो राज सिंह के निर्माण कार्य से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राज सिंह के निर्माण कार्य से क्वेश्चन बनेगा। तो भाई राजा है ना, तो राजा है तो क्या करेगा? एक महल बनाएगा, ठीक है। महल बनाएगा तो कौन सा महल? बादल महल करके याद रखना, ठीक है। बादल महल करके क्या बनाता है? एक महल बनाएगा, एक नगर बसाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूना शहर, ठीक। जूना शहर या जूनापुर बोलते हैं उसको, राजपुर भी कहा जाएगा, ठीक है। राज से राजपुर, ठीक है। राज से राजपुर याद रखना, राज से जूना शहर या राजपुर का निर्माण करवाएगा। कहां पे है जी ये राजपुर? रतनपुर के समीप, रतनपुर के समीप, ठीक है। रतनपुर के समीप रहेगा ये। तो राज सिंह क्या करेगा? एक निर्माण कार्य करेगा। किसका निर्माण कार्य करेगा? बादल महल का, ठीक है। एक महल का निर्माण करवाया, एक नगर का या शहर बसाया जिसको क्या बोलेंगे? जूना शहर या राजपुर बोलेंगे, जो कहाँ है? रतनपुर के समीप है, ठीक है। और इसके संबंध में क्या याद रखना है? इसके दरबारी कवि एक रहेगा जो क्या करेगा? खूब तमाशा 1689 में क्या करेगा? इसका जो राज कवि है गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र, उसके द्वारा एक रचना किया जाएगा। रचना क्या? खूब तमाशा, ठीक है। 1689 में गोपाल मिश्र के द्वारा एक रचना किया जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा जी? खूब तमाशा, ठीक है। तो निर्माण कार्य एक बादल में, भाई राजा है तो अपने लिए महल बनाएगा, है ना, एक शहर बसाएगा, जूना शहर राजपुर या रतनपुर के समीप, है ना, बादल महल बसाएगा। और उसके संबंध में उसके दरबार में एक कवि था, उसको क्या रखेंगे? गोपाल मिश्र, जो 1689 में क्या करेगा? खूब तमाशा नामक एक क्या करेगा? रचना करेगा, ठीक है। अब देखो राज सिंह का एक पुत्र होता है, ठीक है। राज सिंह का एक पुत्र होता है विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह। लेकिन इसके देखो ये बेचारा बच्चा रहता है ना, खेलते रहता है खेलते रहता है। अब उसके दोस्त लोग भी इसके बारे में जाने होंगे कि इसका बाप जो है वो तो कलचुरी वंश का खून है ही नहीं, है ना। इनकी जो माता है उनका नियोग प्रथा करवा के क्या किया गया था? राज सिंह को लाया गया था, है ना। तो इसको विश्वनाथ सिंह को खेलते खेलते ये पता चलता है कि मैं तो कलचुरियों का वंश हूं ही नहीं, उनका खून तो है ही नहीं। तो ये बेचारा आत्मग्लानि करके क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एक राज पता चलेगा कि इसका जो बाप है वो तो कलचुरी का खून है ही नहीं, है ना। तो वो क्या करेगा? आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या कर लेगा तो ये फिर से निसंतान हो जाएगा, ठीक। इस सीक्वेंस को समझो, ये जरूरी है, ठीक है। पहले तो राज सिंह का जो पापा था, है ना, कौन? तखत सिंह, ठीक है। तखत सिंह ये क्या था जी? पुत्र विहीन था, पुत्र विहीन था। नियोग प्रथा से, नियोग प्रथा से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसको क्या बोलेंगे? राज सिंह, ठीक है। राज सिंह
तखत सिंह के और भाई लोग भी रहेंगे। तखत सिंह का जो भाई रहेगा सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, ये सब याद रखना, ठीक है। तखत सिंह का भाई रहेगा ना, इसका भाई सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह। इसको याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अब शासन मिलेगा भाई, सब के सब पुत्र खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सरदार सिंह बनेगा और रघुनाथ सिंह राजा बनेगा। अब तखत सिंह का बेटा कौन होगा? राज सिंह, क्योंकि इसके जन्म में ही एक राज है करके याद करवाया था। फिर राज सिंह का एक बेटा होगा विश्वनाथ सिंह, ठीक, विश्वनाथ सिंह। लेकिन इसको एक राज का पता चलेगा कि इसका जो बाप है वो तो कलचुरी का खून है ही नहीं, ठीक है। तो ये आत्मग्लानि से क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा, आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेगा। फिर इसके भी कोई संतान तो रहेंगे नहीं, है ना। इसके बाद कौन शासन करेगा? इसका जो चाचा है, किसका चाचा? राज सिंह का चाचा, मतलब तखत सिंह का भाई। ये चीज समझो, पूरा हिस्ट्री पढ़ लोगे खत्म हो जाएगा, फिर भी ये सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से ध्यान से देखो। तखत सिंह का बेटा रहेगा राज सिंह, इसका कोई पुत्र नहीं था, नियोग प्रथा से क्या करेगा? एक पुत्र जन्म करेगा। तखत सिंह का बेटा कौन हो जाएगा? राज सिंह। और इसके भाई कौन होंगे? सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। याद हुआ? राज सिंह का एक बेटा होगा विश्वनाथ सिंह, राजा तो यही बनता है ना, राज सिंह के बाद राजा यही बनेगा विश्वनाथ सिंह। लेकिन विश्वनाथ सिंह आत्मग्लानि से क्या कर लेगा? आत्महत्या कर लेगा, तो इसका भी चैप्टर खत्म, मतलब इसका भी कोई वंश नहीं रहा। तो अब क्या होगा? जो सरदार सिंह है और रघुनाथ सिंह, उनको राजा बनाया जाएगा। तो इसके बाद राजा कौन बनेगा? इसके बाद राजा बनेगा सरदार सिंह, ठीक है। इसके बाद राजा कौन बनेगा? सरदार सिंह बनेगा, ये चीज याद रखना, सरदार सिंह, ठीक है। अब देखो, सरदार सिंह राजा बना, है ना, राजा कौन बना? सरदार सिंह। लेकिन किस्मत को कुछ और ही लिखना था। क्या लिखना था? सरदार सिंह फिर से क्या होता है? ये भी निसंतान ही रहता है, ठीक है। कौन रहेगा? निसंतान ही रहेगा। तो यहां पे एक रायपुर कलचुरी की शाखा, रायपुर कलचुरी से एक राजा रहेगा, कौन? अमर सिंह, ठीक है। उसी अमर सिंह के बेटे मोहन सिंह के बारे में यहां से जानकारी मिलेगी। किसके बारे में? मोहन सिंह के बारे में, ठीक है। उसका बेटा कौन रहेगा जी? अमर सिंह को याद मत रखो डायरेक्ट, आप किसको याद रखना? अमर सिंह का बेटा याद मत रखो, सीधा सीधा नाम ही याद रखना। जो मोहन सिंह हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे ना, उस मोहन सिंह को ही याद रखना। तो रायपुर कलचुरी का एक राजा रहेगा मोहन सिंह। इसको क्या करता है? मोहन सिंह को ये राज्य सौंपने का वादा कर देता है, ठीक है। कौन? सरदार सिंह, ठीक है। सरदार सिंह क्या वादा करता है? मोहन सिंह को शासन सौंपने का। लेकिन जब ये मरते रहता है तो उसके आखिरी टाइम में मोहन सिंह उपस्थित रहता नहीं है ना। मस्त मौला आदमी था, शिकार खेलने जाएगा, मौज मस्ती करने जाएगा, घूमने जाएगा। तो जब ये मरते रहता है उस टाइम पे ये रहता नहीं है, तो अब इसको तो राजा बनाना जरूरी है उसके मरते टाइम में, है ना। जस्ट उसको सत्ता की बागडोर किसी ना किसी को देनी है। तो ये निसंतान था, तो फिर ये किसको देगा? जो रघुनाथ सिंह है वो 70 वर्ष के उम्र में क्या करेगा? सत्ता की बागडोर संभालेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस समझो जी, जरूरी है, बार बार आपको रिमाइंड करना है ना। ये सारा चीज समझे क्या? देखो क्या पढ़ा हम लोगों ने? तखत सिंह का, है ना, तखत सिंह सबसे पहले राजा बनेगा, पुत्र विहीन रहेगा, नियोग प्रथा से इसका बेटा प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा? राज सिंह। तो राज सिंह के जन्म में ही राज है करके याद किए थे, ठीक है। नियोग प्रथा से प्राप्त हुआ। इसका एक बेटा रहेगा विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, ठीक है। तखत सिंह के दो भाई रहेंगे, एक किसको? सरदार सिंह, और एक कौन रहेगा जी? रघुनाथ सिंह।
समझो अच्छे से इसको, है ना, यही फिर आगे समझोगे, इसी को पढ़ोगे। ठीक, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। जब विश्वनाथ सिंह को यह पता चलता है कि इसका पाप तो इस वंश का खून है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। तो इसका वंश तो नहीं रहा, खत्म हो गया। अब ये किसको राजा बनाएगा, सरदार सिंह को राजा बनाएगा। ठीक है, राजा कौन बना, सरदार सिंह बन गया। राज सिंह के बाद राजा कौन बना, सरदार सिंह। सरदार सिंह क्या करेगा, सरदार सिंह का भी कोई पुत्र नहीं रहेगा, है ना, कोई पुत्र नहीं रहेगा, मतलब निसंतान रहेगा। अब ये क्या करेगा, सरदार सिंह जब निसंतान होगा तो इसका चापलूसी एक आदमी करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, मोहन सिंह। मोहन सिंह चापलूसी करता है ना राजा का, तो ये राजा का प्रिय बन जाता है। तो सरदार सिंह इसको राजा बनाने के फिराक में रहता है, लेकिन जब इसकी मृत्यु होती रहती है, मृत्यु होती रहती है, तब ये क्या नहीं होता, उपस्थित नहीं रहता। तब मोहन सिंह उपस्थित नहीं रहता, है ना, शिकार खेलने गया होता है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तब राजा कौन बन जाता है जी, रघुनाथ सिंह इसका क्या बन जाता है, कलचुरियों का राजा बन जाता है। तो ये लास्ट शासक बनेगा, है ना, कलचुरियों का। फिर मोहन सिंह क्या करेगा, वो मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक रहेगा। मराठों के अधीन ये भी आएगा, लेकिन उसके बारे में स्टोरी हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आएगा। तखत सिंह, राज सिंह इसका बेटा, है ना, समझ में आया। अब इसके बाद दो राजा के बारे में हम लोग को और पढ़ना है, सरदार सिंह के बारे में और राज सिंह के बारे में, रघुनाथ सिंह के बारे में। ठीक है, तो दो जानकारी और पढ़नी है अपने को। एक तो राज सिंह तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कहाँ पढ़ेंगे, सरदार सिंह। तो सरदार सिंह के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। ये क्या बनेगा, राज सिंह के बाद उत्तराधिकारी उसका चाचा सरदार सिंह बनेगा, वह भी निसंतान रहेगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के समय से पहले ये क्या वादा किया रहता है, मोहन सिंह को राजा बनाने का, लेकिन उस टाइम मोहन सिंह शिकार करने गया रहता है, ये उपस्थित नहीं रहता है। तो राजा आप किसको बनाया जाएगा, राजा आप किसको बनाया जाएगा जी, रघुनाथ सिंह को बनाया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, रघुनाथ सिंह के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो रघुनाथ सिंह देखो, रघुनाथ सिंह, तो ये भी बेचारा रघुनाथ सिंह 70 साल का रहेगा, है ना, 70 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में ये क्या करेगा, गद्दी पे बैठेगा। ठीक, 70 साल की उम्र में या 70 वर्ष की उम्र में ये क्या करेगा, गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो 70 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठेगा, एक तो ऐसे ही वृद्ध है, ऊपर से इसके जो पुत्र हैं, पुत्र इसको रहता है, लेकिन उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो इसके बेटा है, उसके बेटे के मरने के बाद ये टूट सा जाता है ना, मतलब शासन में ध्यान नहीं देता, शासन में ध्यान नहीं देता। इसी मौके का फायदा उठा करके जो भास्कर पंथ है वो उड़ीसा अभियान करते रहता है ना, उड़ीसा अभियान करेगा कौन, उड़ीसा अभियान करेगा एक भास्कर पंथ, है ना, भास्कर पंथ रहेगा, वो क्या करेगा, उड़ीसा अभियान करेगा। ठीक है, तो उड़ीसा अभियान करेगा, तो उसको रास्ते में कौन दिखता है जी, ये रघुनाथ सिंह दिखता है। टूटी मानसिकता इसकी रहती है, पुत्र मोह में शासन में ध्यान नहीं देता, 70 वर्ष की अवस्था में रहता है। अब ये क्या करता है, जो भास्कर पंथ आता है 1741 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो 1741 में जो भास्कर पंथ है वो आक्रमण करेगा। भास्कर पंथ आता है 1741 में, और किसके ऊपर आक्रमण करेगा जी, रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण करेगा। और उसका जो महल है, महल पर
तोप से आक्रमण करेगा, तोप से आक्रमण करेगा। तो जो इसकी, ठीक, इनकी जो पत्नी रहेंगी वो क्या करेंगी, सफेद ध्वज फहराकर आत्मसमर्पण कर देगी। ठीक है, सफेद ध्वज फहराकर क्या करेगी, आत्मसमर्पण कर देगी जब ये आक्रमण करेगा। ठीक है, महल पर तोप से आक्रमण कर क्या करते हैं, महल को ध्वस्त कर देते हैं, एक दरवाजे को। फिर इनकी जो पत्नी रहेगी मामले की गंभीरता को देखते हुए सफेद ध्वज फहराएगी और आत्मसमर्पण कर देगी। किसके ऊपर, भास्कर पंत के ऊपर। ठीक है, तो ये भास्कर पंत यहाँ से खजाना लूटता है ना, 1 लाख का जुर्माना लगाता है, 1 लाख का जुर्माना भरने को बोलता है ना। धन की लूटपाट करके ये फिर अपना जो उड़ीसा अभियान करते रहता है उधर चले जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रतिनिधि के रूप में एक आदमी को छोड़ के जाता है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के रूप में एक आदमी को छोड़ के जाता है, कल्याणगिरी गोसाई। किसको छोड़ के जाएगा जी, कल्याणगिरी गोसाई नामक एक व्यक्ति को प्रतिनिधि के तौर पे छोड़कर जाता है। ठीक है, तो ये 1741 की पूरी घटना समाप्त होती है। तो ये कहा जाएगा कि जब उसका जो प्रतिनिधि कल्याणगिरी गोसाई तो रहेगा, लेकिन राजा कौन बने रहेगा, राजा इसी को ही बनाया जाता है, तो राजा रघुनाथ सिंह ही रहेगा। ठीक है, रघुनाथ सिंह ही राजा रहता है जी। तो ये कहा जाएगा कि मराठों के अधीन या मराठा के अधीन, मराठा के अधीन प्रथम कलचुरी शासक है ना, मराठों के अधीन पहला कलचुरी शासक रहेगा कौन, रघुनाथ सिंह। ठीक, तो कुछ समय के बाद रघुनाथ सिंह को क्या किया जाता है, हटाया जाता है और मोहन सिंह को बनाया जाता है। तो मोहन सिंह कौन रहेगा, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक रहेगा। ठीक है, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक, और ये स्वतंत्र कलचुरी शासक का अंतिम राजा था। ठीक है, स्वतंत्र कलचुरी शासक का अंतिम राजा, कलचुरियों का अंतिम था, कलचुरी का लास्ट शासक था। ठीक है, और मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक था कौन, रघुनाथ सिंह। तो आपको पूरा का पूरा जो रतनपुर वाला ब्रांच है ना कलचुरी, वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग रायपुर के कलचुरी शाखा को पढ़ेंगे और इसके शासन व्यवस्था को देखेंगे, तब ये आपका पूरा कलचुरी कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो रतनपुर के कलचुरी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से देखिए, हर चीज को हम लोग कोड वाइज, डिटेल वाइज, है ना, और ट्रिक के साथ याद किए हैं। आई थिंक आपको अब कलचुरी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। अच्छे से पढ़िए इसको, 2-3 बार देखिए वीडियो को, प्रैक्टिस कीजिए खुद से, आराम से कलचुरी से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।